हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम शुरू कर चुके थे हमारा चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जहां पर हमने पहले दो पार्ट में बिल्कुल पूरा जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, गुड फ्यूल क्या होता है, साथ ही साथ में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के पहले हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को देखे थे, जहां पर आपने कंप्लीटली फॉसिल फ्यूल्स जो है उसके बारे में आपने अच्छे से जाना था। साथ ही साथ में आपने पिछले क्लास में देखा था स्टूडेंट की थर्मल पावर प्लांट क्या होता है ना। थर्मल पावर प्लांट के बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या फिर ओनली हाइड्रो पावर प्लांट, दोनों भी नाम दे सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्यों? हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर, हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है वाटर, और पावर प्लांट का काम क्या होता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो हाइड्रो पावर प्लांट का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ वाटर जनरेट की जाएगी, इस वजह से इसको बोला गया है हाइड्रो पावर प्लांट। अब हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, जनरली आपने डैम्स के बारे में सुने हैं, रिवर के बारे में सुने हैं। तो जो रिवर होता है, रिवर में जो पानी स्टोर करके रखने के बाद उसके हेल्प से, उसके मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, उसको बोला जाता है हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, उसकी और अच्छे से एक डेफिनेशन हम क्लियर कर लेते हैं। देखो क्या बोला गया, और हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, और हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। अब ये पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी मीन्स व्हाट, क्योंकि आप जब डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हो तो आप पानी के फ्लो को रोकते हो, तो वहां पर जो एनर्जी तैयार होती है उस वाटर में वो रहती है पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा? आप जब पानी को स्टॉप कर देते हो, उसका फ्लो स्टॉप करते हो बाय तुम स्टॉप करते हो फ्लो ऑफ वाटर को बाय बिल्डिंग डैम्स वगैरह बिल्ड करके, तो वहां पर जो उस वाटर की फिर एनर्जी बन जाती है, वो बन जाती है पोटेंशियल एनर्जी। पहले वो वाटर फ्लो करते रहता तो उसकी एनर्जी रहती काइनेटिक एनर्जी। जब वो वाटर स्टॉप हो जाता है तो वो अपने अंदर में कौन सी एनर्जी तैयार कर लेता है, पोटेंशियल एनर्जी। वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसीलिए बोला गया है कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो क्या करते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर की, जो कि स्टोर्ड रहती है इन द रिजर्वॉयर ऑफ अ डैम। एक बड़े डैम में जो रिजर्वॉयर है, मतलब कि जहां पर पानी आप स्टोर करके रखते हैं, उसको एज अ रिजर्वॉयर बोला जाता है। तो जो रिजर्वॉयर है, उस रिजर्वॉयर में आप डैम के रिजर्वॉयर में स्टोर करके रखते हो उस वाटर को, तो उस वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उस पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उसे बोला गया है हाइड्रो पावर प्लांट। उसे क्या बोला गया है, हाइड्रो पावर प्लांट। अब ये हो गया अपना हाइड्रो पावर प्लांट का डेफिनेशन। उसके बाद में हमें अभी पढ़ना है कि हाइडल एनर्जी जो है, मतलब कि हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, वाटर के मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है वो किस तरह से होती है। तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे प्रिंसिपल वर्किंग, उसका डायग्राम। ठीक है, देखो पहले डायग्राम समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि आपने एक रिवर जो है वो सपोज करके चलो कि फ्लो हो रही है, जहां पे एक रिजर्वॉयर वहां पर बनाया गया, मतलब कि उस वाटर को स्टॉप करके रखा गया। ठीक है, और उसी को स्टॉप करने के लिए आपने क्या बिल्ड किया है, डैम। क्या बिल्ड किया है, डैम। अब जब हमें वहां पे एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी, उसको हमें कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हमें सम अमाउंट ऑफ वाटर क्या करते जाना पड़ेगा, उस रिजर्वॉयर में से डैम के गेट को ओपन करके उसको छोड़ते जाना पड़ेगा, फ्लो होने जाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये जो है ये एज अ एक गेट का काम करते हैं। ये जो है ना यहाँ पर ये एज अ एक डैम का जो गेट होता है, आपको पता है अभी डैम के गेट्स भी होते हैं, तो एज अ डैम के गेट का काम करते हैं यहाँ से। और यहाँ पर जॉइंट होता है एक बड़ा सा पाइप। यहाँ पे आपको डायग्राम में भले ही वो छोटा दिख रहा हो, लेकिन असल में अगर हम देखेंगे तो जो पाइप्स होते हैं वहाँ पर वो बहुत बड़े होते हैं। ये जो फ्लोइंग वाटर है किसमें है, पाइप पी में।
रिजर्वायर में से पास होगा थ्रू द गेट्स ऑफ द डैम एंड गेट इनटू द पाइप, तो वो बहुत ही फास्ट मूव होते हैं और उसी के फोर्स से वहां पर एक लगा होता है बॉटम, डैम के बॉटम में लगा हुआ होता है टरबाइन। टरबाइन का काम क्या होता है, मैंने पिछले भी क्लास में आपको बताया था। वो जब रोटेट करता है तो उसके रोटेशन से जनरेटर भी मूव होना शुरू होता है विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट, और वहां पे फिर इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, क्योंकि जनरेटर का काम क्या है, बाय टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर का काम क्या है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो जिस प्रकार से ये जनरेटर, अब यहाँ पर जगह नहीं होने के कारण मैंने ये जो जनरेटर है ये थोड़ा छोटे इसमें बनाया, लेकिन जनरेटर भी काफी बड़ा होता है वहाँ पे, जो कि रोटेट होता है, और जो जनरेटर की कॉइल है वो रोटेट होती है, और जनरेटर की कॉइल रोटेट होने के साथ साथ वो क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वो वहाँ पर क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा कुछ इस तरीके से। तो देखो अभी ये जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है, ये फास्ट फ्लोइंग वाटर जाता है टरबाइन में। टरबाइन में जाने के साथ साथ उससे जुड़ा हुआ होता है एक शाफ्ट। टरबाइन की जो ये ब्लेड्स है ये कैसे रोटेट होने लगते हैं, क्योंकि फोर्स की वजह से ये जो वाटर है ये अभी बहुत ही आराम से तो वहां पर जाएगा नहीं। जैसा आपने जैसे वाटरफॉल वगैरह देखे होंगे, देखो कितने फास्ट फ्लोइंग वो वाटरफॉल है, एक धबधबा टाइप उसका पूरा एक फ्लो होता है, वहां पर वो एक फोर्स एक्ट होता है उसके ऊपर में, किसके ऊपर में, टरबाइन के ऊपर में, और वो कॉज करता है रोटेशन ऑफ टरबाइन। वो क्या कॉज करता है, रोटेशन ऑफ टरबाइन। और रोटेशन ऑफ जो टरबाइन है वो रोटेट होता है और वो अपने साथ में मूव कराता है शाफ्ट को। शाफ्ट मूव हो रहा है तो वो जो शाफ्ट है एस, वो कनेक्टेड है आपके जनरेटर को। वो किसको कनेक्टेड है, जनरेटर को। वो अभी आपको बहुत ही स्मॉल दिख रहा होगा, लेकिन स्टिल आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि वो काफी बड़ा है जनरेटर। ठीक है, जनरेटर वहां पर ड्राइव होता है, शुरू हो जाता है अपना काम करना, जनरेटर अपना वर्क करना शुरू करता है, और जैसे जैसे जनरेटर वर्क करेगा वैसे वैसे वो जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। मतलब कि अगर हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो, और एक बार मैं समझा रहा हूँ, सबसे पहले आपने क्या करे, रिवर पे डैम बना दिए, दिख रहा है आपको। डैम के पीछे वाले साइड में जो वाटर है वो स्टोर हो गया। वो जो वाटर स्टोर हो गया, अब ये वाटर की जो एनर्जी है ये है पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वाटर के साथ जो एनर्जी एसोसिएट है ये है पोटेंशियल एनर्जी। जब वाटर फ्लो होते रहता तो वहां पर हो जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और जब वो रुक जाता है, वो स्टेडी पोजीशन में आ जाता है, तो उसकी जो एनर्जी है वो रहती है वाटर की पोटेंशियल एनर्जी। और डैम के वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर की, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। फिर हम क्या करते हैं कि हमें अगर वाटर को अगर कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमने डैम बिल्ड करे इसका हाफ जो गेट है वो ओपन कर देंगे, ताकि वहां से वाटर फुल स्पीड से, फुल फोर्स से क्या हो जाए, फ्लो हो जाए। समझ में आया, हम वहां पर वाटर फ्लो करेंगे विद द फुल स्पीड और फुल फ्लो। समझ में आ गया। अब वहां से जो वाटर फ्लो होगा, वहां से जो वाटर फ्लो होगा वो जाएगा थ्रू द पाइप्स, वो जाएगा थ्रू द पाइप्स। यहाँ पर एक दो नहीं तो बहुत सारे पाइप भी लगे होते बड़े बड़े। समझ में आ रहा है। और उन पाइप से जो वाटर फ्लो होता, तो उस वाटर की जो एनर्जी थी स्टार्टिंग में, इनिशियल एनर्जी, वो थी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे वो इस गेट से बाहर निकल जाएगा तो उसकी एनर्जी फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां पर वाटर मूव हो रहा है, मतलब वहां पर वाटर की मूवमेंट हो रही है, मतलब कि वाटर फ्लो हो रहा है, और फ्लोइंग वाटर के साथ में काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है। फ्लोइंग वाटर के साथ में कौन सी एनर्जी एसोसिएट होती है, काइनेटिक एनर्जी। चलो वो जा रहा है अभी फास्ट फ्लोइंग वाटर थ्रू द पाइप। अब एकदम हमने क्या रखे, बॉटम के डैम, जो डैम का बॉटम है, जो डैम का बॉटम है वहां पर हमने लगाकर रखे एक टरबाइन। वो टरबाइन का काम होता है रोटेट होने का, है ना, और वो रोटेट कराता है फिर शाफ्ट को। देखो टरबाइन से जॉइन है शाफ्ट, शाफ्ट से जॉइन है आपका जनरेटर। ठीक है, हाँ। तो अब देखो जैसे ये जो फ्लोइंग वाटर है, ध्यान दो, ये जो जैसे ये फ्लोइंग वाटर है, ये जब क्या होगा, रोटेट होगा, मतलब कि उनके ब्लेड्स पे वो पानी जाएगा फुल फोर्स के साथ में, तो वो ब्लेड्स क्या होंगे, ऐसे डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जैसे जैसे ये रोटेट हो रहा है
तो वो जो शाफ्ट है वो भी मूविंग रहता, वो भी मूवमेंट शो करता, तो वो शाफ्ट भी क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा। और उस शाफ्ट के वजह से ये जो आपका शाफ्ट लगा हुआ है एस, इस शाफ्ट के वजह से ये जनरेटर भी शुरू हो जाएगा मूव करना, रोटेट होना, मतलब कि वो भी अपना वर्क शुरू कर देगा। और जैसे जैसे वो वर्क शुरू करेगा वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इस तरीके का होता है उसका मैकेनिज्म। बट यहाँ पर सबसे ध्यान देने की बात क्या है कि ये जो वाटर है उसी के मदद से ये टरबाइन क्या हुआ, रोटेट होना शुरू हुआ। मतलब कि यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट का यूज किया गया। मतलब कि हाइड्रो में किसकी कौन सी एनर्जी थी, वाटर में कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट होगी एट द एंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये है आपका मैकेनिज्म। ये मैंने आपको दोस्तों ओरली बताया, उसको मैंने लिखकर भी दिया हूँ कुछ पॉइंट्स में, ठीक है। आपको ये डायग्राम जो मैं डिस्क्रिप्शन बताया वो सब ये पॉइंट्स में कवर है। चलो इसको भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्या बोल रहा है पहला पॉइंट, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, और हाई राइज डैम इज बिल्ट टू स्टॉप द फ्लोइंग रिवर वाटर एंड देयरबाय कलेक्ट द वाटर इन लार्जर रिजर्वायर। मतलब कि वही मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो जो रिवर है उस पे हमें एक बड़ा सा डैम बनाना पड़ेगा ताकि हम जो फ्लोइंग रिवर वाटर है उसको रोक सके, और उसको रोकने के बाद हम कलेक्ट कर देंगे वहां पर वाटर इन द लार्जर रिजर्वायर, बड़े से रिजर्वायर में जहां पर हम वाटर स्टोर करके रखते हैं वैसे रिजर्वायर में उसको स्टोर करके रखेंगे। सेकंड थिंग, द वाटर लेवल राइजेस एंड इन दिस प्रोसेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर गेट ट्रांसफॉर्म इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये डैम बनाने के पहले वाली प्रोसेस है। मतलब कि जैसा डैम बना दिए तो डैम बनाने के बाद में वो पानी रुक गया ना, तो जो फ्लोइंग वाटर में जो एनर्जी थी वो थी काइनेटिक एनर्जी, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गई, फिर ट्रांसफॉर्म हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पहले पोटेंशियल एनर्जी में, जब हम डैम ब्लॉक बनाते हैं वहां पे, ठीक है। फिर द स्लुइस गेट, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं स्लाइडिंग गेट भी बोल सकते हैं। आप वहां पर कंफ्यूज नहीं होने के लिए क्या लिखो, ये जो आपने गेट यहाँ पर ड्रॉ करा ना, एक्चुअली में वहां पर क्या रहता है, स्लाइडिंग गेट, जो स्लाइड होता है, समझ में आ रहा, वहां पर एक्चुअली में क्या रहता, स्लाइडिंग गेट रहते हैं जो कि स्लाइड होते हैं, ठीक है, इधर उधर मूव होते हैं। द स्लाइडिंग गेट एट हाफ द हाइट ऑफ द डैम आर ओपन। हम क्या करेंगे, आधे ऊपर तक के जो स्लाइडिंग गेट है डैम का वो क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, खुला छोड़ देंगे उसको, ठीक है। द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप पी टू द टरबाइन एट द बॉटम ऑफ द डैम। वही मैंने बताया। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपका रिजर्वायर था, ये रिजर्वायर से आपका पानी फ्लो होना शुरू हो गया जब आपने हाफ हाइट पे डैम को क्या कर दिए, ओपन कर दिए उस गेट को। उसके बाद में वो गेट ओपन हो गया तो वहां से पानी फ्लो हुआ, मतलब फिर से काइनेटिक एनर्जी वहां पर हो गई। उसके बाद में वो जो वाटर है, वो जो आपका वाटर है वो फ्लो हो रहा है थ्रू द पाइप पी, ये जो मैंने बताया, थ्रू पाइप पी टू द टरबाइन। कहां पर जा रहा है वो, डायरेक्टली ये टरबाइन पे जा रहा है, फुल फोर्स के साथ जा रहा है, ध्यान में रखना, वो जो है ना फुल फोर्स में जाता है वो वहां पे, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द डैम, जो कि कहां पर सिचुएटेड है टरबाइन आपका, एट द बॉटम ऑफ द डैम, ओके। उसके बाद में हाई प्रेशर जेट ऑफ फ्लोइंग वाटर। ये हाई प्रेशर जेट मींस क्या, ये जो प्रेशर से जो वाटर आ रहा है ये बहुत बड़े प्रेशर से आएगा, वो उसी को हमने जेट बोला गया। वो सब्जेक्ट मतलब उसके ऊपर में फोकस करता है, टरबाइन के ऊपर में जेट, ठीक है। हाई प्रेशर जेट ऑफ फ्लोइंग वाटर pushes on the blade of the turbine with great force and makes the turbine rotate rapidly। ये जो पाइप है ये एक प्रकार से जेट का काम करता है, जहाँ पे वो डायरेक्टली किस पर अटैक करता है, इस टरबाइन पे, और उस ब्लेड को वो फोर्सफुली किसमें कन्वर्ट करता है, रोटेशन स्पीड में, उसके रोटेशन मोशन में उसके, समझ में आ रहा है, वो रोटेट होता है रैपिडली, मतलब बहुत फास्ट वे में, बहुत स्पीड से वो रोटेट होना शुरू होता है, ठीक है। अब वो जो टरबाइन है वो कनेक्टेड रहता है जनरेटर से थ्रू द शाफ्ट। ये जो टरबाइन है ये शाफ्ट की मदद से, ये देखो ये जो टरबाइन है, ये जो टरबाइन है ये इस शाफ्ट के मदद से जनरेटर को कनेक्ट रहता, ठीक है। व्हेन टरबाइन रोटेट इट शाफ्ट आल्सो रोटेट एंड ड्राइव द जनरेटर। मतलब वही मैंने बताया था आपको, जब टरबाइन रोटेट
तो शाफ्ट भी रोटेट होगा, और शाफ्ट रोटेट होगा तो जनरेटर को शुरू करने में मदद करेगा। ठीक है, वेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, अब यहाँ पर वाटर के मदद से इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही है और वो जनरेटर बना रहा है उस इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए हम वहां पर उस जनरेटर को नाम दिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। वेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसके बाद में अब हम अगर बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये एक प्रकार से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि जो रिजर्वायर है, अब इसमें अगर वाटर खत्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है तो हर साल बरसात होती है, मतलब हर बार वो रिवर भरेगी और हर बार वो रिजर्वायर में भी पानी स्टोर होते रहेगा। मतलब फॉसिल फ्यूल्स की तरह ये जो रिजर्वायर है ये वैनिश आउट नहीं हो जाएगा, एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा। ये एक फायदा होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का। समझ में आ रहा है? तो ये एडवांटेज है। कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं, है ना, कि हम हर जगह पे डैम नहीं बना सकते, हर जगह पे हमको उस तरीके का फ्लो ऑफ वाटर मिलेगा नहीं और हम ज़्यादा समय वाटर को स्टोर नहीं करेंगे अगर हर जगह पर अगर हमने डैम बनाए तो। उसके बाद में जो बहुत सा एरिया जो है, हैबिटेट जो है वो एग्रीकल्चर और ह्यूमन बींग्स के लिए कवर किया गया, तो उनको भी पानी की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से हमको उसमें भी कठिनाई आती है। इसीलिए ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी है और कुछ एडवांटेजेस भी है। ठीक है, वो आपने आपके टेक्स्ट बुक से रेफर करते हुए पढ़ते रहना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? वेरी इजी है वो, बस आपका कॉन्सेप्ट था ये कि हाइड्रो पावर प्लांट कैसे वर्क करता है और वो कैसे जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये आपको समझ गया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके बाद में हम देखते हैं अभी आगे में विंड एनर्जी क्या होती है। उसके पहले आपको बायोमास दिया हुआ है, लेकिन बायोमास को हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि विंड एनर्जी क्या होती है। समझ में आ रहा है? फिर हम देखेंगे बायोमास को। चलो, अभी नेक्स्ट हम देखो आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको पहले बायोमास के बारे में दिया हुआ है, लेकिन हम बायोमास को थोड़ा बाद में लेते हैं। सबसे पहले हम विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी क्या होती है इनको स्टडी करते हैं, उनके बारे में समझते हैं। आपने 9th स्टैंडर्ड में ही जो विंड मिल्स वगैरह है, उसके बिफोर भी हम अगर बात करेंगे 8th स्टैंडर्ड की भी, तो पिछले 2 सालों से आप इसके बारे में जनरली पढ़ते आ रहे हो। समझ में आ रहा है? यहाँ पर होता क्या है, जो विंड मिल्स होते हैं जिसमें विंड जो है मतलब एक मूविंग एयर, सबसे पहली चीज तो विंड किसे कहा जाएगा, है ना, मतलब कि एक मूविंग एयर जिसके साथ में काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट रहती है। समझ में आ रहा? मूविंग एयर के साथ में कौन सी एनर्जी एसोसिएट रहती है, काइनेटिक एनर्जी। और वो जो मूविंग एयर है उस मूविंग एयर से बनता है विंड, और वो जो विंड अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसे कहा जाएगा विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी का काम क्या है? विंड एनर्जी एक्चुअली में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो विंड मिल का काम रहता है। वो किसका काम रहता है? विंड मिल का। जो आपने देखे होंगे विंड मिल्स में कुछ ब्लेड्स लगे हुए थे और वो बहुत स्पीड में गोल 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 कंटिन्यू वो रोटेट होते रहते हैं, और उनके रोटेशन के कारण कहीं ना कहीं पे आपको वहाँ पे विंड मिल्स के मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद होती है। ठीक है, चलो उसका अभी हम थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं कि किस प्रकार से विंड मिल होता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल आपका ये मैकेनिज्म है, कुछ भी नहीं, बस आप ऐसे पहले जब तक के पढ़ते आ रहे थर्मल, उसके बाद में हाइड्रो पावर प्लांट, इसमें भी सेम वैसा ही है। क्या है? टरबाइन लगा हुआ है, उसको शाफ्ट है, शाफ्ट के साथ में जनरेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पर स्मॉल जनरेटर लगा हुआ रहता है विंड मिल में, जो कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाता। समझ में आ रहा? हाँ, मतलब कि ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम और बहुत ही आसान। आपको अभी समझते समझते लिखने की भी प्रैक्टिस हो ही जाएंगी। देखो, सबसे पहले द एनर्जी एसोसिएटेड विद मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड एनर्जी। एक्चुअली में मूविंग एयर के साथ में काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट रहती है, लेकिन वहाँ पर हम मूविंग एयर को विंड भी बोला जाता है, तो इसलिए उसको विंड एनर्जी इस नाम से भी हम उसको पुकार सकते हैं। समझ में आ रहा? आफ्टर दैट देखो, अभी
ये मैंने आपको पहले डायग्राम बनाकर दिया हूँ, जिसके ऊपर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है, विंड एनर्जी, मतलब कि यहाँ पर क्या है काइनेटिक एनर्जी, ये किस तरीके से कन्वर्ट होती है। ओके, देखो विंड एनर्जी में देखो काइनेटिक एनर्जी, जहाँ से फ्लो हो रहा है विंड, समझ में आ रहा है, ऐसा उसका फ्लोइंग है इस तरफ, किसके तरफ, विंड मिल की ओर। ये पूरा स्ट्रक्चर है आपके विंड मिल का, जहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है, जहाँ पर लगा हुआ है आपका विंड टरबाइन। टरबाइन का काम क्या है, रोटेट होने का और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने का, मतलब कि वो एक मेन कंस्टिट्यूएंट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, रोटेट होता है वो। इससे कनेक्टेड होता है ये शाफ्ट, उससे क्या कनेक्टेड होता है ये शाफ्ट, समझ में आ रहा, मतलब जो टरबाइन है उससे कनेक्टेड रहेगा शाफ्ट, शाफ्ट रहेगा कनेक्टेड फिर इस जनरेटर को, किसको, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक जनरेटर को। और इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्क तो आपको पता है, उसका फंक्शन आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है। अब होगा कैसा, देखो जब ये जो विंड एनर्जी है, मतलब कि जो हवा है, बहती हुई हवा, वो आएंगी, स्ट्राइक करेंगी किस पे, इस टरबाइन पे, टरबाइन पे स्ट्राइक करी, उसके ब्लेड पे स्ट्राइक करी, तो एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ में, एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ में वहां पे जो ये ब्लेड्स है वो ऐसे रोटेट होना शुरू होंगे गोल गोल, वेरी फास्ट, लेकिन ना उसकी जो मूवमेंट रहेगी वो बहुत ही फास्ट रहेगी, ठीक है। अब जैसे जैसे ये रोटेट होता है वैसे वैसे उसका जो उससे कनेक्टेड जो शाफ्ट है वो भी रोटेट होगा, ऑब्वियस है, उससे कनेक्टेड है वो भी मूव होगा। अब उसका मूवमेंट क्या कॉज करेगा, ये जनरेटर को शुरू करने में मदद करेगा, मतलब उसको अपना वर्किंग शुरू करने में उसको मदद करने का काम करेगा, हेल्प करेगा, कौन, ये शाफ्ट। फिर वो जनरेटर शुरू हो गया, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, बस यही उसका मैकेनिज्म है, बहुत ही सरल और सिंपल, समझ में आ रहा है ना ये, हाँ कुछ भी नहीं है उसमें, बस समझना है आपको कॉन्सेप्ट वाइज, और ध्यान में लाना है कि कैसे कैसे उसकी प्रोसेस होती होंगी, उसी को मैंने लिख कर भी दिया हूँ। देखो द विंड मिल यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, सबसे बड़ी बात, विंड मिल का यूज हम किसके लिए करते हैं, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम विंड मिल का यूज करते हैं। उसके बाद में द विंड जनरेटर विच इज यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द विंड एनर्जी, जो विंड जनरेटर है, जो विंड जनरेटर है जो कि यूज किया जाता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग विंड एनर्जी, किसका यूज करके, विंड एनर्जी का, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं। उसके बाद में व्हेन अ फास्ट मूविंग विंड स्ट्राइक द ब्लेड्स ऑफ द विंड टरबाइन स्टार्ट रोटेटिंग कंटिन्यूअसली, वही मैंने बोला, जो आपका फास्ट मूविंग विंड है जिसके साथ में विंड एनर्जी एसोसिएटेड है, वो क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन, किसके, ये जो विंड टरबाइन उसको नाम दिया हमने, उसके ब्लेड्स पे वो क्या कर रही, स्ट्राइक कर रही, मतलब उसको वो पास ऑन हो रही उसके ऊपर से, तो वो जो ब्लेड्स है वो क्या रहेंगे, कंटिन्यूअसली मूव होना शुरू होंगे रोटेशन मोशन में, कौन से मोशन में, रोटेशन मोशन में वो रोटेट होना शुरू हो जाएंगे, समझ में आ रहा। आफ्टर दैट द शाफ्ट ऑफ द विंड टरबाइन इज कनेक्टेड टू द स्मॉल जनरेटर, ये जो आपका विंड टरबाइन है इससे ही हमने क्या कनेक्टेड है बोले, शाफ्ट, और वही जो शाफ्ट है वो क्या करेगा, इस जनरेटर को ड्राइव कराने में, शुरू कराने में मदद करेगा, समझ में आ रहा है। देखो when the wind turbine rotates its shaft also rotates and drives the generator and thus generator produce the electricity, और जनरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको ये हो गया इसका मैकेनिज्म, अब आपको कुछ एडवांटेज और उसके लिमिटेशंस भी पढ़ना है फॉर द विंड एनर्जी, जो मैं आपको भी थोड़ा सा ओरली बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो आपका क्या हो रहा है कि जो थ्योरी पार्ट बहुत है बेटा इसमें, इसीलिए हमारा वो समय बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक रेफर करते हुए या फिर आपके रेफरेंस बुक को रेफर करते हुए आप कर सकते हो, या फिर जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, उसको आप शॉर्ट में नोट डाउन भी कर सकते हो, बहुत ही इजी और सिंपल पॉइंट है, और मैं थोड़ा आराम से ही बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज हम देखते हैं उसके एडवांटेजेस, एक सबसे महत्वपूर्ण जो एडवांटेज है, जो फायदा है विंड एनर्जी का, वो क्या है कि उसमें कोई भी प्रकार का पोल्यूशन कॉज नहीं होता, मतलब कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं
कौन सी, विंड एनर्जी से, वो पोल्यूशन कॉज नहीं करता। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या है कि विंड एनर्जी जो है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब कि ये हम बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला एडवांटेज क्या था कि ये कोई भी प्रकार का एयर पोल्यूशन वगैरह कॉज नहीं करता, मतलब कोई भी प्रकार का पोल्यूशन कॉज नहीं करता। उसके बाद में सेकंड थिंग, हम इसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, ताकि वो क्या ना हो, बार बार वैनिश ना हो। समझ में आ रहा है, मतलब उसको एग्जॉस्ट नहीं होने दे सकते, वो एग्जॉस्ट नहीं होता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो पॉइंट को नोट डाउन करो, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उसके बाद में जैसे जैसे सन शाइन करते रहता, जो विंड है वो भी बहते रहेंगी, मतलब विंड बहते रहेंगी तो विंड मिल भी वहां पर क्या होंगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगी। क्यों? क्योंकि अगर विंड बह रही है, मतलब विंड फ्लो हो रही है, विंड ब्लो हो रही है, तो उसके साथ में एसोसिएट रहती है एनर्जी, और उसी एनर्जी का काम क्या रहेगा, ये टरबाइन को रोटेट कराने का। तो जब जब विंड आएगी तब तक वो होते रहेंगी कंटिन्यू। उसकी वजह से विंड एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होंगी फॉर जनरेट। वो क्या करेगी विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना इंक्रीज करेगी। वो क्या करेंगी, विंड एनर्जी क्या करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना इंक्रीज करेंगे। ऐसे 3-4 आपको एडवांटेज लिखना है। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे। सबसे बड़ी बात, हम विंड एनर्जी कहीं पे भी नहीं बना सकते, या कहीं पे भी हम उसको तैयार नहीं कर सकते। विंड मिल जो है वो ज़्यादातर आपको फार्म में वगैरह देखा जाता है, खेतों में वगैरह हम बात करेंगे, खुले मैदानों में। समझ में आ रहा, ये उसकी पहली लिमिटेशन है। उसके बाद में वो जो है विंड एनर्जी जो रिक्वायर होती है जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब एकदम स्लो मंद गति से, मतलब स्लो स्पीड से अगर हवा बह रही है और वहाँ पर अगर विंड उसका अगर एनर्जी अगर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा प्रोवाइड नहीं हो रही है विंड एनर्जी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती। मतलब कि सेकंड पॉइंट क्या है, द विंड रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। समझ में आ रहा, एंड स्टेडी टू मेंटेन द डिजायर्ड लेवल ऑफ जनरेशन। और एक डिजायर्ड जो हमको ज़रूरी है, जो हमको आवश्यक है, ऐसे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमको स्टेडी होना चाहिए, मतलब एक कंटिन्यू उसका फ्लो स्टेडी होना चाहिए। कम ज़्यादा फ्लो हो गया विंड का तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने में ऑब्स्टैकल्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑब्स्टैकल मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा, जो मिनिमम स्पीड होना चाहिए विंड की, वो होना चाहिए नियरली 15 किलोमीटर पर आवर, कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए विंड एनर्जी की स्पीड। ठीक है, उसके बाद में विंड एनर्जी फार्म रिक्वायर लार्जर एरिया ऑफ लैंड, मतलब कि आप एक छोटे से 100 स्क्वायर फुट के एरिया में आप विंड एनर्जी को तैयार नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा एरिया ऑफ लैंड लगेगा फॉर प्रोड्यूसिंग द विंड व्हील्स बाय एंड कंडक्ट एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब विंड व्हील्स की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए, प्रोड्यूस कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लैंड एरिया लगेगा। इसीलिए आप अगर ज़्यादातर देखते हो तो खुले मैदानों में जहाँ पर लार्जर एरिया मिलता है विंड मिल्स को रोटेट होने के लिए, वर्क करने के लिए, वहीं पे आपको विंड मिल्स देखने मिलता है। वो जो आपके टेक्स्ट बुक में डू यू नो में डेनमार्क इस देश का एग्जाम्पल वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में सेटिंग अप ऑफ विंड एनर्जी फार्म इज वेरी एक्सपेंसिव, और ऐसे विंड एनर्जी फार्म सेटअप करना, इसका उसके पीछे में खर्चा भी बहुत है। मतलब कि हम क्या बोलते थे कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जहाँ पर वो थोड़ा सा चीप रेट में और इकोनॉमिकली हमको अच्छा है, लेकिन ये जो है यहाँ पर एक्सपेंसिव, इसका एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसका खर्चा बढ़ रहा है, मतलब कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझ में आ रहा, इस तरीके से ये होता है। ठीक है, और जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, वो आपने पढ़ना है डू यू नो के टॉपिक में। मैंने आपको यहाँ पर एडवांटेज डिसएडवांटेज ये दोनों बताया, आपने नोट डाउन कर लेना है उसको। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करो कि अगर आपको कोई पार्ट अगर ध्यान में नहीं आता तो पहले पूरा लेक्चर आपने देख लेना है, उसके बाद में पूरा लेक्चर देख लेने के बाद में आपने उसको फिर से एक बार देखने की कोशिश करना है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि थोड़ा सा थियरी पार्ट है स्टूडेंट्स। थियरी पार्ट में कैसा आपको उसको डाइजेस्ट करना होता है कि अपने माइंड में ऐसा बिठा लेना होता है कि हाँ ये प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। ईजी है, लेकिन थोड़ा सा आपने एक दो बार देखे
तो आपको कैसा हो जाएगा कि उसी का आदत हो जाएगी और आपको फिर ध्यान में आएगा कि अरे नहीं, ये इस प्रकार से है। समझ में आ रहा है? मतलब आपको प्रिपेयर करते वक्त और आसानी जाएगी, क्योंकि वही वही शब्द आपको रिपीट होते रहेंगे। ध्यान में आ रहा है? चलो, तो ये हो गया आपका विंड एनर्जी का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सोलर एनर्जी क्या होती है, जो कि सन के मदद से यूज की जाती है। कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, बस आपने ध्यानपूर्वक उसको समझना है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम अबाउट सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वो जनरली एसोसिएट करती है दोस्तों सन के साथ में। जो सन जो अपने पास से जो एनर्जी नेचुरली सन जो अपनी एनर्जी रेडिएट करता है उसे कहा जाता है सोलर एनर्जी। अब आपको तो इसके बारे में पता ही है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में सन ही एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो क्या करता है, सन क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है टू ऑल द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, है ना? तो वो जो सन से जो एनर्जी रेडिएट होती है वो बहुत एनॉर्मस, मतलब बहुत बिग क्वांटिटी में वो रेडिएट होती है। वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है वो एनर्जी, और वो ज़्यादा रहने के साथ साथ वो हमारे अर्थ सरफेस तक के भी पहुंचने में काफ़ी कम समय, मतलब कम क्वांटिटी में वो हमारे अर्थ सरफेस पे पहुंचती है। अगर हम बात करेंगे अपने अर्थ की, तो लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पिछले 5 बिलियन ईयर्स पहले से ही वो क्या हो रहा है कि सन अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है। समझ में आ रहा है? 5 बिलियन ईयर एगो। समझ में आ रहा है? चलो, तो देखते हैं अभी सोलर एनर्जी के बारे में। बहुत ही सिंपल और आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझना है। यहाँ पे सोलर एनर्जी, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एज सोलर एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो सन के थ्रू हमें मिलती है उसको बोला जाता है सोलर एनर्जी। आपको भी पता ही है उसके बारे में। सेकंड चीज, द सन हैज बीन रेडिएटिंग। रेडिएटिंग का मीनिंग क्या हो? किसी के ऊपर में स्प्रेड करना हो, स्प्रेड करते चलना। समझ में आ रहा? मतलब अपनी ओर से उसको फ्लो होना उसका, ठीक है? रेडिएटिंग एंड एनॉर्मस। एनॉर्मस का मीनिंग बिग क्वांटिटी, हाई, ऐसा भी बोल सकते हो, हाई मतलब ज्यादा। एंड सन इज हैज बीन रेडिएटिंग एन हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द प्रेजेंट रेट। आज के रेट में वो क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है फॉर नियरली 5 बिलियन ईयर्स। पिछले 5 बिलियन सालों से वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और अभी आगे में भी वो करता ही रहेगा, उसका काम ही वो है। फिर देखते हैं हमारे अर्थ के लिए क्या है उसका फायदा। देखो, स्मॉल फ्रैक्शन, मतलब काफी कम अमाउंट में, जैसे अगर वो 100% एनर्जी अगर रिलीज कर रहा है सन, तो उसमें से काफी स्मॉल फ्रैक्शन जो है सोलर एनर्जी का, वो कहाँ तक के पहुंचता है? इज रीचेस आउटर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। वो भी डायरेक्टली अर्थ पे नहीं, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर तक के वो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी पहुंचता है। समझ में आ रहा है? सन से, और उसमें भी कुछ पार्ट जो है सोलर एनर्जी का वो एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर के ऊपर की लेयर, मतलब कि ओजोन लेयर। उसके बाद में वो आता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में आने के साथ साथ वहाँ पे एटमॉस्फेयर में आने के साथ साथ वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ पार्टिकल्स है वो भी उस सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद में जब वो आता है अर्थ सरफेस पे, तो ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल, प्लांट, एक्वेटिक एनिमल, सारी चीजें सोलर एनर्जी क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है। अगर हमको अगर फूड तैयार करना है, प्लांट्स को अगर फूड अगर तैयार करना है, तो वो क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ही फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कैरिड आउट करते हैं। मतलब कि वहां पर भी सोलर एनर्जी का यूज होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितनी अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी अपने अर्थ पे आती है वो पूरी की तरीके से यूटिलाइज की जाती है फॉर द डिफरेंट पर्पस। फॉर डिफरेंट पर्पस वो यूटिलाइज की जाती है। समझ में आया? तो ये हो गया थोड़ा सा अपना डिस्क्रिप्शन अबाउट सोलर एनर्जी। आपको लिखने आया तो ज़्यादा कुछ नहीं, इतना भी आपने अगर एक्सप्लेन कर दिए देन इट विल बी सफिशिएंट, वो सफिशिएंट रहेगा। अब देखते हैं सोलर कांस्टेंट क्या होता है। सोलर कांस्टेंट मीन्स व्हाट? देखो, द एनर्जी दैट द नियर अर्थ स्पेस रिसीव्स फ्रॉम द सन। मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि अर्थ स्पेस के नियर रिसीव की जाती है, कहाँ से? सन से। और वो जब नियर अबाउट रहती है 1.4
किलो जूल पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, मतलब एक पर्टिकुलर स्क्वायर मीटर एरिया में 1.4 किलो जूल पर सेकंड एनर्जी सन से रिसीव की जाती है बाय द अर्थ। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज सोलर कांस्टेंट, मतलब इससे कम एनर्जी वो रिसीव नहीं होगी। मिनिमम इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी 1.4 किलो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब कि रिसीव की जाती है अर्थ स्पेस पे बाय द सन, उसको बोला जाता है सोलर कांस्टेंट। उसको क्या बोला जाता है? सोलर कांस्टेंट। समझ में आ रहा? ठीक है, ये डेफिनेशन याद कर लेना, ये काम की है आपके लिए। समझ में आ रहा है? मतलब इसका मीनिंग ध्यान में रखो। कैसे? तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, 1 मीटर के लिए सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1.4 किलो जूल पर सेकंड इतनी एनर्जी रिसीव की जाती है। मतलब यू इमेजिन कि 1 घंटे में कितनी एनर्जी रिसीव की जाएगी। समझ में आ रहा है? किलो जूल ये एक स्मॉल यूनिट है वैसे देखा जाए तो वैट से भी, लेकिन बहुत है तब भी। समझ में आ रहा है? हाँ। फिर अगर हम बात करते हैं सोलर एनर्जी डिवाइसेस की, तो सोलर एनर्जी डिवाइसेस हमें पढ़ना है सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर सेल। हीटिंग इफेक्ट अगर सोलर एनर्जी दिखाता ही है क्योंकि हीट जनरेट होती है वहां पे, तो वहां से उसका आपको वाटर हीटर वगैरह जो है वो आपको डिवाइसेस आप बना सकते हो फॉर हीटिंग द वाटर, है ना। उसके बाद में सोलर कुकर, ये अभी हम देखेंगे आगे चल के कैसे वर्क करता है। तो सोलर कुकर जहाँ पर हम ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे फूड्स जिसको स्लो अमाउंट ऑफ या फिर कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, कम अमाउंट ऑफ हीट लगती है, उसे कहा जाता है सोलर कुकर पे, वो यूज होते हैं। ठीक है, उनको सोलर कुकर्स पे पकाया जाता है, लाइक दाल, वेजिटेबल्स वगैरह ऐसे। उसके बाद में सोलर सेल, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जहाँ से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल। देखते हैं, पहले देखते हैं सोलर कुकर के बारे में। देखो सोलर कुकर क्या काम करता है। अ सोलर कुकर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कुक फूड बाय यूटिलाइजिंग द हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन। सोलर कुकर का यूज क्या है कि हम सोलर कुकर को क्यों यूज करते हैं? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कुक द फूड, जिसका यूज किया जाता है फॉर कुकिंग फूड, है ना। खाना वगैरह पकाने के लिए हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं और उस डिवाइस को कहा जाता है सोलर कुकर। समझ में आ रहा? कुक करने के लिए। अब देखो सोलर कुकर में क्या क्या रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ इंसुलेटेड मेटल बॉक्स और वुडन बॉक्स। दो प्रकार से हम बना सकते हैं उसका कंस्ट्रक्शन। पहला रहता है एक तो इंसुलेटेड मेटल बॉक्स लो या फिर वुडन बॉक्स। अब उस इंसुलेटेड मेटल बॉक्स को, सेकंड स्टेप क्या है, उस इंसुलेटेड मेटल बॉक्स को हमें पेंट कर देना है इनसाइड एंड आउटसाइड बाय द ब्लैक कलर से। उसको क्या कर देना है? पेंट कर देना है। यहाँ पर मैंने इनसाइड लिखा, आउटसाइड से भी हम उसको क्या कर सकते हैं? ब्लैक कलर से कोटिंग दे सकते हैं ताकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे। ब्लैक कलर जो है वो जल्दी से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फिर देखो उसके ऊपर में, मतलब ये जो आपका इंसुलेटेड बॉक्स है ना, सपोज ये देखो ये इतना आपका इंसुलेटेड बॉक्स है, तो ये जो मैंने सेकंड लाइन बनाया ये एक्चुअली में क्या है? एक थिक ग्लास शीट है। थिक ग्लास शीट, ग्लास की शीट, एक जाड़ी सी, मोटी सी। ठीक है, थिक ग्लास शीट कवर ओवर द बॉक्स। मतलब जैसा आप इमेजिन करो कि आपका कोई एक बॉक्स है और वो बॉक्स में ऊपर से आपने उसको कवर करने के लिए एक थिक ग्लास शीट यूज करें ताकि वहां से एक बार अगर उसमें एनर्जी गली गई तो वहां से कोई भी एनर्जी बाहर ना निकले। समझ में आ रहा है? इस तरीके से। फिर अ थिक ग्लास शीट कवर ओवर द बॉक्स एंड प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर इज आल्सो अटैच्ड टू द बॉक्स। दो चीजें वहां पर अटैच करना है, उसके ऊपर से उसको कवरिंग देने के लिए थिक ग्लास शीट और उसके जॉइंट क्या रहेगा? प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर। अब ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर क्या करेगा? जो सनरेज आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करेगा उस इंसुलेटरी बॉक्स में। इंसुलेशन जो इंसुलेटेड मेटल बॉक्स है उसमें उस सनरेज को, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कराएगा। ठीक है, अब ये है, अब इसका जो मैकेनिज्म है ये मैं ये डायग्राम पर से ही समझाता हूँ। ठीक है, देखो क्या होगा। सबसे पहले हमें लेना है एक इंसुलेटेड बॉक्स जिसको पूरा ब्लैक कलर से कवरिंग कर देना है, ऐसे पूरा अंदर से भी और बाहर से भी।
समझ में आ रहा, ब्लैक कलर से। उसके अंदर में रहेंगे कुकिंग पॉट, जहां पर आपको खाना जो भी पकाना है वो पका सकते हो, ठीक है। उसके अंदर में रहेंगे कुकिंग पॉट और उसके ऊपर में कवर रहेगा एक थिक ग्लास शीट। अब वो जो ये जो मिरर है एज अ रिफ्लेक्टर काम कर रहा, तो क्या होगा, अगर सपोज ये कॉइल से अगर सनराइज अगर रेडिएट हो तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा ये कुकिंग पॉट में। किस में रिफ्लेक्ट करेगा उस एनर्जी को, वो सोलर कुकर को ऐसा एडजस्ट किया जाएगा उसके फेसेस को कि जब सनरेज फॉल होंगे रिफ्लेक्टर पे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है कि जब सनरेज फॉल होंगे रिफ्लेक्टर पे, तो जो रिफ्लेक्टर क्या करेगा, उसको सोलर कुकर के टॉप में सेंड करेगा विद द फॉर्म ऑफ स्मॉल बीम, एक वेव के फॉर्म में, बीम के फॉर्म में, उसको सिंगल रे के फॉर्म में उस रेडिएशन को क्या कर देंगी, इस सोलर कुकर के टॉप में सेंड कर देंगी। और उसके ऊपर में क्या लगा हुआ है, थिक ग्लास शीट, मतलब यहाँ पर वो रे जो सन की जो बीम है वो आ गई। अब वहां पर क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा धीरे धीरे करके, तो वो जो उसके ऊपर में जो हमने ग्लास शीट लगाया है वो क्या करेंगी, उसको बाहर जाने से रोकने का काम करेंगी। जो द सन्स हीट रेज पास थ्रू द ग्लास शीट कवर एंड गेट एब्सॉर्ब बाय द ब्लैक इनसाइड द सरफेस ऑफ द कुकर। देखो इसके ऊपर में जो सन रेज है वो ये रिफ्लेक्टर से जाएंगी इस बॉक्स में, फिर ये बॉक्स जो है वो अंदर से पूरे तरीके से ब्लैक कोटिंग से क्या है, पेंटेड है। जो ब्लैक कोटिंग का काम क्या होता है, ब्लैक कोटिंग का काम होता है स्टूडेंट की रिफ्लेक्ट जो एब्सॉर्ब करना, सन रेज को क्या करना, एब्सॉर्ब करना रेडिएशन को। तो ब्लैक कलर वो इजीली रेडिएट कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, तो वो एब्सॉर्ब करके रखेगा और वहां से वो जो हीट है वो बाहर नहीं जाएगी बिकॉज ऑफ की ग्लास कवर उसके ऊपर में है। और इस तरीके से कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस होते रहेगी। यहाँ से रिफ्लेक्टर से वो जो सन हीट रेज है वो इस इंसुलेटरी बॉक्स में जाते रहेगी। इंसुलेटर जो इंसुलेटेड मेटल बॉक्स है उसमें वो ट्रांसफर होते रहेगी, रिफ्लेक्ट होते रहेगी और वो एब्जॉर्ब की जाएंगी बाय द सन रेज, ऐसे बाय द ब्लैक कलर, ब्लैक कोटिंग। वो जो ब्लैक कोटिंग है वो फिर एब्जॉर्ब करके उस मेटल बॉक्स का टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री टू 104 डिग्री तक के बढ़ा देगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वहाँ पे वो जो फूड है वो कुक होना, पकना शुरू हो जाएगा। और इस प्रकार से वो मैकेनिज्म शुरू रहता है। ये कुछ ही लाइक दाल और वेजिटेबल्स, राइस, इनको पकाने के लिए है। बाकी अगर आपको अगर चपाती हो गया या फिर जिसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगती, उनको अगर आपको पकाना है तो वो आप इस पर नहीं बना सकते, इसको आप कुकर में नहीं बना सकते, सोलर कुकर में। उसके लिए हमको LPG गैस वगैरह का ही यूज़ करना पड़ेगा या फिर अदर फ्यूल का यूज़ करना होता है। समझ में आ रहा? तो इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म बहुत ही इजी है, मतलब कि इसकी जो प्रोसेस है सोलर कुकर की वो बहुत इजी है। वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर उससे पढ़कर ले सकते हो। समझ में आ रहा? लिख सकते हो आप अच्छे से या फिर रेफरेंस बुक लिखो। और अगर फिर भी कुछ डाउट आता है तो जब आपका ये लेसन मैं खत्म करूँगा ये लेसन आपका, तो उसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर बेस्ड में आपको पहुंचा दिए जाएंगे, उसके आंसर्स विद प्रोसेस है ना, आपके व्हाट्सएप नंबर तक के आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट। सो उसका आपको चिंता नहीं करना है, लेकिन पहले अपने बेसिस पे उसको ट्राई करो, उसके बाद में मैं भी उसको सेंड कर दूंगा आप तक के। ओके, उसके जो नोट्स है उनका जो PDF है वो आप तक के पहुंच जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलो, तो ये बात हो गई आपके सोलर कुकर की। अब इन द नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे सोलर सेल्स क्या होते हैं, जो सोलर पैनल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर तैयार होती है, वो क्या होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिलेंगे अगले क्लास।